हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पॉलीमर्स और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स में ओरिजिन ऑफ जो पॉलीमर्स है और स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर्स को क्लासिफिकेशन किया था। आज इसके बाद हम जो थर्ड क्लासिफिकेशन वो संश्लेषण के आधार पर है। संश्लेषण के आधार पर सर जो पहला है योगात्मक बहुलक। इन बहुलकों में समान या विभिन्न असंतृप्त एकलों का पुनरावर्तन एकलों मतलब रिपीटिंग यूनिट में योग से होता है, किसी उत्पादन का अणु विलोपन नहीं होता है। योगात्मक बहुलक वह बहुलक होता है जिसमें छोटी यूनिट्स नहीं निकलती। जैसे अपन जानते हैं नॉर्मल जो रिएक्शन होती है जिसमें वाटर मॉलिक्यूल, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये छोटे छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकलते हैं। लेकिन योगात्मक एडिशन जो रिएक्शन है इसमें इस प्रकार के किसी भी छोटे प्रकार के अणु बाहर निकलते नहीं हैं। इस प्रकार में एकलक असंतृप्त यौगिक व सामान्यतः एथीन के बहुलक होते हैं। मतलब ये बता सकते हैं कि इस प्रकार के जो एकलक हैं किस प्रकार में, मतलब एकलक असंतृप्त यौगिक अनसैचुरेटेड होते हैं। मतलब योगात्मक अभिक्रियाओं में जो एकलक होते हैं आपके जो मोनोमर यूनिट है वह क्या होगा, अनसैचुरेटेड, मतलब असंतृप्त यौगिक। असंतृप्त का मतलब हुआ डबल बॉन्डेड हो सकता है व ट्रिपल बॉन्डेड हो सकता है, अनसैचुरेटेड होगा, सिंगल बॉन्डेड नहीं होगा। सामान्यतः एथीन के बहुलक है। सामान्यतः जो मिलकर बने हुए वो एथीन के बहुलक बताए गए हैं जो इनके व्युत्पन्न होते हैं। जैसे एथीन अपन जानते हैं, ये एथीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसका व्युत्पन्न क्या हो सकता है आपका जानते हैं, PVC हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इस हाइड्रोजन को हटाकर क्लोरीन लगा दिया तो PVC बन गया मेरा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। अगर यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH और C6H5 बन दे तो पॉलीस्टायरीन बनेगा हमारा। तो ये किसका व्युत्पन्न हुए, सारे डेरिवेटिव्स एथीन के हो गए। इसी प्रकार नेक्स्ट जो पॉइंट है, योगात्मक बहुलकों का मूलानुपात सूत्र एकलक के समान होता है। मतलब इनका जो फॉर्मूला होगा, मूलानुपात सूत्र क्या होगा, एकलक के समान होगा। जैसे आप देखेंगे एथीन है तो ये पॉलीथीन है, वही मूलानुपात सूत्र हुआ, मतलब इसमें किसी प्रकार के अन्य मॉलिक्यूल नहीं जुड़े। और एग्जाम्पल देखिए, जैसे विनाइल क्लोराइड है CH2 CHCl, इसको यहाँ पर एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। CH2 CHCl ये मेरा विनाइल क्लोराइड है। इसकी बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़कर, इसमें जुड़कर किसका निर्माण करेंगी, मेरे PVC का निर्माण करेंगी। मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में जुड़कर, बहुत सारी यूनिट आपस में जुड़कर ये PVC का निर्माण करेंगे। इसी तरह ये जो सारा था मेरा योगात्मक अभिक्रिया था। योगात्मक अभिक्रिया में हमें क्या ध्यान रखना है, इसमें जो मोनोमर यूनिट्स होती है वो अनसैचुरेटेड होती हैं। सामान्यतः ये एथीन के व्युत्पन्न होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना है। और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि इसमें किसी भी छोटे प्रकार के मॉलिक्यूल जो होते हैं, H2 है, अमोनिया है या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इस प्रकार के कोई भी मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलते। मतलब एक तरह का जब छोटे मॉलिक्यूल बाहर नहीं निकलेंगे तो मूलानुपात सूत्र वही रहेगा, मतलब यही कह सकते हैं आप। जो दूसरा इसमें जो बताया हुआ है संघनन बहुलक बताया हुआ है, संघनन बहुलक को क्या कहते हैं, कंडेंसेशन पॉलीमर कहते हैं। दो या दो से अधिक एकलकों के संघनन एवं साथ ही सरल अणु जैसे H2O, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अल्कोहल आदि के विलोपन से बहुलक बनते। मतलब अधिक एकलकों के संघनन तथा साथ ही सरल अणु, जैसे इसमें छोटे मॉलिक्यूल देखेंगे, वाटर निकल रहा है, अमोनिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और अल्कोहल आदि विलोपन मतलब बाहर निकल रहे हैं, मतलब उस रिएक्शन में से ये मॉलिक्यूल बाहर निकलेंगे। इस प्रकार से प्रत्येक एकलक में दो क्रियात्मक समूह होते हैं, मतलब फंक्शनल ग्रुप्स वाली रिएक्शन होगी। जैसे एक एग्जांपल दिए रखा है यहाँ पर मैंने आपको, ये है CH2 का होल 6 NH2, इसे कहते हैं हेक्सामेथिलीन, क्योंकि ये मेथिलीन 6 है, जिसे कहते हैं हेक्सामेथिलीन। क्या बोलते हैं इसको, हेक्सामेथिलीन। दो एमीन समीन है, दो एमिनो समूह है तो डाई एमीन, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। और ये जो फॉर्मूला है वो है एडिपिक अम्ल का फॉर्मूला है, एडिपिक अम्ल। जब हेक्सामेथिलीन डाईएमीन व एडिपिक अम्ल रिएक्शन करता है तो नाइलॉन 6 का निर्माण होता है। जैसे इसमें रिएक्शन में देखेंगे तो इसमें छोटा मॉलिक्यूल जो वाटर मॉलिक्यूल है यहाँ पर बाहर निकल रहा है, तो ये जो छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है इसलिए कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन को और अच्छे से मैं आपको समझाता हूँ किस तरह से ये रिएक्शन हुई है ताकि हमको और अच्छे से समझ में आए। तो देखो ये रिएक्शन कैसे हुई है, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन, आपको जो कहे वह रिएक्शन देखो, हेक्सामेथिलीन, ये मेरा हेक्सामेथिलीन हो गया, NH2 हेक्सामेथिलीन डाईएमीन है ना, हेक्सामेथिलीन डाईएमीन व एडिपिक अम्ल। अब जो एडिपिक अम्ल है मेरे पास, ये फॉर्मूला एडिपिक अम्ल का हो गया, CH2COOH ये फॉर्मूला। तो यहाँ पर H है, यहाँ OH है, तो यहाँ वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा,
ऐसे ही इस हाइड्रोजन बहुत सारे नंबर ऑफ यूनिट बहुत सारी जुड़ी रहेंगी। इसका मतलब ऐसा थोड़ा है कि यहाँ पर 2 ही यूनिट से बहुत सारी यूनिट्स आपस में जुड़ी रहेंगी। इसी तरह यहाँ पर भी OH इसका बाहर जुड़ा रहेगा, है ना। हो सकता है रिएक्शन में OH भी ले, H भी भाग ले। तो ये जो रिएक्शन हो गया CH NH CO CH2 का होल 4 फिर CO, ये नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में जुड़कर किसका निर्माण करती हैं, आपका नाइलॉन 66 का निर्माण करती है। तो इस रिएक्शन में निकला क्या, -H2 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकला, इसलिए इसे कहते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन कहते हैं। अब अपन यहाँ पर दोनों में अंतर देखेंगे, योगात्मक अभिक्रिया और संघनन बहुलक में देख रहे हैं। तो योगात्मक बहुलक में क्या जानते हैं, इसमें एकलक असंतृप्त अणु होते हैं, मतलब अनसैचुरेटेड यूनिट्स होंगी। एथीन, मुख्यतः एथीन हो सकते हैं, एथाइन भी हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः यहाँ पर एथीन है। दूसरा यहाँ पर इसमें अंतर देख रहे हैं, इसमें एकलक इकाइयों में 2 या 2 से अधिक फंक्शनल क्रियात्मक समूह है। आप जैसे नेक्स्ट यहाँ ही रिएक्शन में देखा, तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप आपस में देख रहे हैं कि 2 फंक्शनल क्रियात्मक समूह, यहाँ पर एमिनो समूह और कार्बोक्सिलिक अम्ल रिएक्शन की, मतलब ये फंक्शनल ग्रुप आपस में होते हैं। दूसरा है, इनमें श्रृंखला वृद्धि बहुलक भी कहते हैं। योगात्मक बहुलक को श्रृंखला वृद्धि बहुलक कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी रिएक्शन होती है तो बहुत सारी लंबी श्रृंखलाओं का निर्माण होता है। जबकि आपका संघनन बहुलक में चरण वृद्धि बहुलक, स्टेप ग्रोथ पॉलीमर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे आप बहुत सारी स्टेप जो है, यहाँ पर स्टेप का इंक्रीज होती है, स्टेप रिएक्शन में इंक्रीज स्टेप बढ़ती है। तीसरा जो अंतर मुख्यतः है, इनमें अणुभार एकलकों के अणुभार के पूर्ण गुणांक होते, मतलब जैसे यहाँ पर रिएक्शन देखा, एथीन देखा तो पॉलीथीन, तो इनका जो पूर्ण गुणज है, जितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपस में जुड़ेंगी तो वही पूर्ण गुणज होगा उनका। जबकि इनमें अणुभार एकलकों के अणुभारों के पूर्ण गुणांक नहीं होते। कैसे हो पाएंगे, जब वाटर मॉलिक्यूल निकल गया तो उसका अणुभार कहीं ना कहीं कम हुआ, अगर एल्कोहल निकला तो उसका भी अणुभार कम हुआ, तो कहीं कहीं इनका अणुभार पूर्ण गुणांक नहीं होता है। जबकि योगात्मक बहुलक का अणुभार पूर्ण गुणांक होता है। 4 जो अंतर देख रहे हैं, योगात्मक अभिक्रिया में सरल अणुओं का विलोपन नहीं होता, मतलब छोटे मॉलिक्यूल बाहर निकलते नहीं। जबकि संघनन बहुलक में हम देखते हैं छोटे मॉलिक्यूल जैसे हैं वो बाहर निकलते। इसके एग्जाम्पल एथीन, PVC, जबकि यहाँ एग्जाम्पल नाइलॉन 66 है। अब जो हमारा तीसरा जो क्लासिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब 4th जो क्लासिफिकेशन है हम उसको देखेंगे। 4th क्लासिफिकेशन है अभिक्रिया। अभिक्रिया क्रियाविधि के आधार पर इसको 2 भागों में बांटा है। एक है श्रृंखलागत बहुलीकरण, चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन, और दूसरा है चरणगत बहुलीकरण, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। श्रृंखलागत बहुलीकरण क्या है, इसको हम अच्छे से देखेंगे। श्रृंखलागत बहुलीकरण, तो देखिएगा, श्रृंखलागत बहुलीकरण को पहला जो है, ये अभिक्रिया कई सीरीज में होती है, मतलब बहुत सारी सीरीज में ये रिएक्शन कंप्लीट होती है, जो कि एक कण को अवशोषित करता है एवं दूसरे का उत्पादन करता है। समान कण प्रत्येक अभिक्रिया में पहले वाले पर निर्भर करती है। क्रियाशील कण मुक्त मूलक कैटायन एनायन हो सकते हैं, मतलब इसमें जो क्रियाशील एक्टिव जो पार्टिकल्स हैं वह आपका हो सकता है फ्री रेडिकल भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकते हैं। बहुलीकरण प्रारंभ होता है जब एकलक अणु का प्रारंभिक से क्रिया कर सक्रिय मध्यवर्ती बनाता है। सक्रिय मध्यवर्ती दूसरे एकलक से योग कर दूसरा मध्यवर्ती बनाता है। इस प्रकार श्रृंखला संचरण से बहुलक बनता है। जैसे रिएक्शन आपको देखिए समझेंगे, मतलब ये जो श्रृंखलागत है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहले श्रृंखला प्रारंभन पद, दूसरा संचरण पद और तीसरा समाप्ति पद। मतलब कोई भी रिएक्शन होती है तो उसका पहले प्रारंभन पद कैसे शुरू होगी उसको हम देखेंगे। जैसे आप देख पा रहे हैं, इसको शुरू करने में श्रृंखला प्रारंभन पद कैसे हो रहा है, RCOO-COR, मतलब एक इपॉक्साइड है, उसको मैंने गर्म किया। जैसे यहाँ गर्म किया तो ये RCOO यहाँ फ्री रेडिकल मिला। जब ये 2 R एल्किल समूह, मतलब ये R फ्री रेडिकल बन जाएंगे और CO2 गैस क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी, मतलब 2R फ्री रेडिकल बने। ये जो फ्री रेडिकल है यहाँ पर आपको दिख रहा है एल्किल समूह पर, ये एथीन से अब नेक्स्ट संचरण पद में रिएक्शन करेगी। जैसे और रिएक्शन करने के बाद RCH2CH2 फ्री रेडिकल बना। ऐसे ही बहुत सारे यूनिट्स होंगी, RCH2CH2, फिर एथीन से रिएक्शन करेगा, फिर RCH2CH2CH2 फ्री रेडिकल, बहुत सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़ेंगे। तो ये संचरण पद कहलाएगा। एक तरह का प्रोपोगेशन जो है आपका लगातार चल रहा है। जबकि श्रृंखला समाप्ति पद, अब आप चाहते हो कि ये रिएक्शन में स्टॉप करूं, नॉन स्टॉप चल रहे हो, तब इसको स्टॉप कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, 2 फ्री रेडिकल वाले जो हैं RCH2CH2 का होल एन, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हो गए, इनका मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स, CH2CH2, फिर RCH2CH2 एंड CH2, मतलब ये 2 फ्री रेडिकल आपस में रिएक्शन करके एक सिंगल बॉन्ड बना लेंगे और सिंगल बॉन्ड बनाने से फिर ये रिएक्शन क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। और इसके एग्जाम्पल जो है आप देख पा रहे हैं, इसके एग्जाम्पल आपका आ गया
पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पीवीसी और टेफ्लॉन इसके एग्जाम्पल हो गए। अब हमारा आता है चरणगत बहुलीकरण, स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। इसमें कई पदों में अभिक्रिया संपन्न होती है और अब बहुलकों का निर्माण होता है। इस अभिक्रिया का कोई भी पद दूसरे पर निर्भर नहीं करता, मतलब प्रत्येक अभिक्रिया का पद अपने आप में फ्री होता है। बहुलक बनता है क्योंकि एकलक में एक से अधिक क्रियाशील समूह होते हैं। सामान्यतः 2 क्रियात्मक समूह इस प्रक्रिया में किसी भी प्रारंभिक की आवश्यकता है। मतलब जैसे यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ प्रारंभिक इपोक्साइड की आवश्यकता होती थी। जब तक यहाँ पर इपोक्साइड को गर्म नहीं करे तो फ्री रेडिकल नहीं बन रहा था, तब तक रिएक्शन नहीं हो रही थी श्रृंखलागत बहुलीकरण में, जबकि यहाँ पर इस तरह का कोई होता नहीं है। दूसरा है सामान्यतः 2 क्रियात्मक समूह होते हैं और फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होंगे। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रारंभिक की आवश्यकता नहीं होगी। जैसे एग्जांपल नाइलॉन 66 दे रखा है, बेकेलाइट दे रखा है और डेक्रोन पॉलिएस्टर दे रखा है। नाइलॉन 66 आप जानते हैं हेक्सामेथिलीन डाइअमीन प्लस एडीपी अम्ल से मिलकर बना होता है। बेकेलाइट फिनॉल प्लस फॉर्मेल्डिहाइड मिलकर बना होता है। और डेक्रोन जो होता है एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्थेलिक अम्ल से मिलकर बना होता है। जिससे एक एग्जाम्पल के द्वारा हम समझते हैं डेक्रोन, तो डेक्रोन ये क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल है और ये टर्थेलिक अम्ल है जिसका नाम है एथिलीन ग्लाइकोल। एथिलीन ग्लाइकोल बोलते हैं इसको, ग्लाइकोल CH2CH2OH, इसे कहते हैं टर्थेलिक अम्ल। टर्थेलिक अम्ल। अब इस रिएक्शन में देख रहे हैं तो कितनी स्टेप बन रही है, देखो जैसे एथिलीन ग्लाइकोल प्लस टर्थेलिक अम्ल आपने रिएक्शन करवाई तो क्या होगा, यहाँ से देखो OH है, यहाँ H है, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और ये रिएक्शन हुई। फिर ये क्या होगा, एथिलीन ग्लाइकोल का दूसरा मॉलिक्यूल इनसे रिएक्शन करेगा, फिर इसमें से वापस वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, फिर CH2 CH2 CO, फिर बेंजीन, फिर CO, फिर OCH2 CH2OH, फिर ये फेनिल समूह जुड़ेगा, फिर ये रिएक्शन होगी। ऐसे नंबर ऑफ यूनिट्स इसमें स्टेप ग्रोथ होती रहेगी, रिएक्शन कंप्लीट लगातार इसमें चलती रहेगी। और लास्ट में आपका देख रहे हैं तो यहाँ डेक्रोन या टेलिन का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इससे यहाँ पर स्टेप बहुत सारी हो रही है, जबकि यहाँ पर श्रृंखला में चैन बड़ी बनती जा रही है। इन दोनों में चीज़ों में ये इंपॉर्टेंट है। तो आप जान गई, अपनों को याद क्या रखना, फर्स्ट ग्रेड के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि श्रृंखलागत बहुलीकरण क्या है, तो योगात्मक बहुलीकरण का एग्जाम्पल है, जबकि चरणगत बहुलक किसका एग्जाम्पल है, संगणन बहुलक का एग्जाम्पल है। तो अब जो हमारा नेक्स्ट आता है वह आणविक बल के आधार पर पॉलीमर्स को कितने भागों में बांटा, ये इंपॉर्टेंट आता है ना। तो अंतर आणविक बल के आधार पर बहुलक को 4 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है, 4। प्रत्यास्थ बहुलक हो सकते हैं, दूसरा हम जानते हैं प्रत्यास्थ के बाद रेशे आएगा, और थर्ड आएगा ताप सुनमी, और फोर्थ आएगा हमारा ताप धड़ प्लास्टिक। जैसे फर्स्ट हमने क्लासिफिकेशन में ही मैंने आपको बता दिया था किस टाइप में हमने क्या इनके सब टाइप्स बता दिए थे। तो सबसे पहले प्रत्यास्थ, जिसे कहते हैं एलास्टोमर्स कहते हैं, ऐसे बहुलक जिनमें प्रत्यास्थ का गुण होता है। मतलब प्रत्यास्थ का गुण का मतलब जैसे आप रबड़ जानते हैं, रबड़ को एक समय तो खींचोगे तो लंबा खींचा जा सकता है, मतलब प्रत्यास्थ का गुण है। इनमें दुर्बल बल के कारण इन बहुलकों को खींचकर लंबा किया जा सकता है, वह छोड़ने पर पुनः प्रारंभिक अवस्था में आते हैं। जैसे आपने रबड़ को खींचा होगा तो लंबा होगा एक सीमा तक, मतलब अधिक ज़्यादा खींचोगे तो फिर वो टूट जाएगा। एक सीमा तक आप खींचने पर वो लंबा होगा, फिर छोड़ोगे तो अपनी जो मूल अवस्था पहले जैसे रबड़ था वो वैसे वापस आ जाएगा। बहुलकों की प्रत्यास्थ को क्रॉस बंधन के द्वारा बढ़ाया जा सकता है। मतलब कोई रबड़ है, अगर मुझे उसके अंदर एलास्टोमर्स के जो प्रॉपर्टी है उसको अच्छे से मतलब मजबूत रखना है, तो उसको क्या कर सकते हैं, इसमें क्रॉस बंधन मतलब क्रॉस लिंकेटेड लगाएंगे, है ना। क्रॉस लिंकेटेड बॉन्ड अगर बन जाएगा तो ये जो प्रत्यास्थ है वो और मजबूत बन जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, वहाँ पर एग्जाम्पल भी आपको लिखवाए थे मैंने, है ना। तो प्राकृतिक रबड़ जैसे एग्जाम्पल है। प्राकृतिक रबड़ कम प्रत्यास्थ वाला चिपचिपा पदार्थ होता है। प्राकृतिक रबड़ में कम प्रत्यास्थता होती है, लेकिन जब प्राकृतिक रबड़ को 3 से 5% सल्फर, कितना प्रतिशत, 3 से 5% सल्फर के साथ गर्म करने पर अधिक प्रत्यास्थ व तनन क्षमता वाला रबड़ प्राप्त होता है। तो इसमें सिर्फ सल्फर मिलाया और इसमें प्रत्यास्थ का गुण बढ़ गया। इस प्रक्रम को वल्केनीकृत रबड़ कहते हैं, वल्केनाइज्ड रबड़ कहते हैं। नेचुरल रबड़ जो है सीस आइसोप्रीन का बहुलक होता है। आइसोप्रीन इकाइयों की संख्या 11,000 से 20,000 तक, आप सोचिए कितनी बड़ी यूनिट्स होती है, 11,000 से 20,000 तक जो श्रृंखला में आपस से जुड़ी रहती हैं। तो नेचुरल रबड़ क्या है, एक तरह का आप समझ सकते हैं। नेचुरल रबड़ 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन का बहुलक होता है। किसका, 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन, जिसे आइसोप्रीन कहते हैं। मतलब मैथ एथ प्रोप ब्यूट, 2 पर हो गया मिथाइल, 1 2 3, 1 2 और 3 पर डाइन, 2 इन आ गए। तो इस मॉलिक्यूल जो आइसोप्रीन है इसके बहुलीकरण से हमें प्राकृतिक रबड़ प्राप्त होता है। तो रबड़ का वल्केनाइजेशन कैसे कर सकते हैं, रबड़ को सल्फर के साथ
373 से 415 केल्विन ताप पर गर्म करने पर सल्फर तिर्यक बंधकों का निर्माण होता है। इससे रबड़ की तनन क्षमता वृद्धि होती है। जैसे आप 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन में जो सल्फर के मॉलिक्यूल आपस में चिपक गए, मतलब इसके अंदर जुड़ गए, क्रॉस लिंकेटेड का निर्माण हुआ। अब ये जो रबड़ प्राप्त हुआ है वह ज़्यादा मजबूती है। ये जो है प्राकृतिक रबड़ था और ये आपका वल्केनाइज्ड रबड़ है। तो क्योंकि इसमें सल्फर बॉन्ड आ गया और सल्फर अपनी क्या करेगा, क्रॉस लिंकेटेड का निर्माण करेगा। क्रॉस लिंकेटेड बॉन्ड होने के कारण ये अधिक मजबूत होंगे। तो ये परीक्षा में एक महत्वपूर्ण ये इंपॉर्टेंट है। एक तो टेम्परेचर पूछा जाता है कि भाई प्राकृतिक रबड़ को कितने केल्विन तापमान पर गर्म करने पर इसमें क्रॉस लिंकेज का निर्माण होता है। ध्यान रखना टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है। 373 से 415 केल्विन टेम्परेचर पर, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्राकृतिक रबड़ के वल्कनीकरण की प्रक्रिया के बारे में बताने वाला वैज्ञानिक का नाम भी परीक्षा में एग्जाम में बन चुका है। तो उस वैज्ञानिक का नाम है गुडईयर। क्या नाम है? गुडईयर है। तो अब जो पहला हमारा था प्रत्यास्थ, उसका क्लासिफिकेशन करने के बाद हमारा दूसरा जो इम्पोर्टेंट है वह है तंतु। तो ये बहुत लंबे बारीक रेशे जैसे होते हैं। मतलब तंतु जानते मतलब फाइबर्स होते हैं। तो फाइबर्स जो लंबे वो बारीक रेशे जैसे होते हैं। इनमें बल हाइड्रोजन या डाइपोल आकर्षण बल होता है। मतलब इनमें जो तंतु में बॉन्ड पाया जाता है वह हाइड्रोजन बॉन्ड या डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स होता है। और इसके एग्जाम्पल है हमारे नाइलॉन 66, ड्रैक्रोन और रेशम। थर्ड जो हमारा है थर्मोप्लास्टिक, जिसे ताप संयम्य कहते हैं। वे बहुलक जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं। मतलब ऐसे आप प्लास्टिक समझ सकते हैं जो गर्म करने पर मुलायम हो जाते हैं और ठंडा करने पर कठोर हो जाते हैं। मतलब अगर उनको ठंडा कर दिया जाता है तो वो बिल्कुल सॉलिड कठोर हो जाएंगे, वो अपनी मूल अवस्था में आ जाते हैं। मतलब जैसे पहले थे वैसे ही आ जाएंगे। या इसको हम कह सकते हैं थर्मोप्लास्टिक या ताप संयम्य प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक होता है जिनको हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, है ना, जिनका बार बार यूज़ कर सकते हैं। मतलब एक जगह आप एग्जाम्पल के द्वारा समझ सकते हैं। अगर आपका थर्मोप्लास्टिक की तरह कोई अगर प्लास्टिक आपके पास है, पाइप है एक एग्जाम्पल के द्वारा, तो उस प्लास्टिक को वापस रिसाइकिल में जाएगा और पाइप का दूसरा भी चीज़ें बन सकती है और यहाँ वही पाइप वापस बन सकता है कंपनी में। मतलब इनका बार बार उपयोग कर सकते हैं। और इसके एग्जाम्पल आप देखिएगा, पॉलीथीन और पीवीसी बड़े इंपॉर्टेंट है। पॉलीथीन और पीवीसी, और इनमें अंतर आणविक आकर्षण बल प्रत्यास्थ व रेशो के मध्य होता है। न प्रत्यास्थ जैसा कमजोर होता है, न रेशो जैसा मजबूत होता है। मतलब इनके बीच में जो पाया जाता है वह है आपका ताप संयम्य या थर्मोप्लास्टिक। दूसरा जो है सेटिंग या ताप दृढ़ प्लास्टिक। वे बहुलक जो गर्म करने पर स्थायी रूप से परिवर्तित होते हैं। ये कठोर होने पर पुनः गर्म करने पर नहीं पिघलते। नाम से पता चल रहा है थर्मोसेटिंग मतलब स्पष्ट ताप दृढ़। ताप टेम्परेचर कुछ भी बढ़ा दो, कुछ भी घटा दो, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। मतलब एक बार अगर कोई बर्तन बन गया या कोई वस्तु बन गई तो वापस वो चेंज होगी नहीं। तो ये कहलाएगा हमारा ताप दृढ़ या थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। या इनको कह सकते हैं एक शब्द में पूछे तो बार बार उपयोग नहीं कर सकते। इसके एग्जाम्पल जो है हमारा बेकेलाइट, मेलामिन या फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन, इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल कौन सा हो गया? पॉलीथीन और पीवीसी। जबकि थर्मोसेटिंग का कौन सा आ गया आपका एग्जाम्पल? बेकेलाइट और मेलामिन फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन। दोस्तों आज की क्लास यहाँ तक। थैंक यू।